India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दिया बड़ा फैसला। एकल पीठ ने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द के आदेश किए खारिज। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और अन्य को स्थायी पता बताने को कहा। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला की होगी वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश, मानवता आधार पर निर्णय। तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी के नकद और सोने के उपहार अपने पति से मांग सकती है वापस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाई कोर्ट से 32,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताव्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी। अगर 9 साल के लंबे अंतराल के बाद नौकरियां रद्द की जाती हैं तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी। इससे पहले तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब ये फैसला सुनाया था तो उन्होंने पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया में खामियों की बात करते हुए नौकरी रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती दी गई थी। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती ने आज कहा, कोर्ट घूम घूम कर पूछताछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो लोग इतने लंबे समय से नौकरी कर रहे थे उन्हें दी गई शिक्षा के प्रकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। कोर्ट ने कहा, तीसरी बात, जब साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही थी तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहां मौजूद प्रशिक्षक ने पैसे लेकर अतिरिक्त अंक दिए। नतीजतन इंटरव्यू प्रक्रिया में पूरी गड़बड़ी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिन लोगों ने केस दायर किया था उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो लोग पास नहीं हुए उनके लिए पूरी प्रक्रिया को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। 2014 में प्राथमिक भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी, फिर टीईटी परीक्षा हुई जिसके आधार पर 2 बार भर्ती प्रक्रिया हुई। 42,500 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई। उस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगे। कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया। 12 मई 2023 को तत्कालीन हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 32,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। प्राथमिक विद्यालय में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई। वादी पक्ष ने आरोप लगाए, 2016 के भर्ती कानून का पालन नहीं किया गया। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। भर्ती प्रक्रिया में कोई चयन सीमित नहीं थी। एक थर्ड पार्टी एजेंसी ने पैनल का गठन किया था। योग्यता परीक्षा नहीं ली गई। योग्यता परीक्षण के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं थे। अतिरिक्त अंक देकर नौकरियां दी गई। बोर्ड के पास कट ऑफ अंकों की सही जानकारी नहीं थी। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों को स्थायी पते का विवरण देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने ये निर्देश दिया। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि मौखिक तर्क प्रत्येक के लिए 15 मिनट से अधिक नहीं होने चाहिए और अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल की स्पष्टीकरण के लिए समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले में आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के लिए एक बड़ी साजिश रची थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। उमर खालिद और अन्य आरोपियों को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सीजेआई जस्टिस अरविंद ने कहा कि जिन आरोपियों की दलीलें अभी रखी नहीं जा सकी हैं, वो 9 दिसंबर को दलील रखें। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की दलील पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस 10 दिसंबर को अपनी दलील रखे। मानवीय आधार पर बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को वापस लाने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत में केंद्र ने बताया कि वो बांग्लादेश डिपोर्ट की गई प्रेग्नेंट महिला सोनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और उन्हें सर्विलेंस में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये पूरी तरह से इंसानियत के आधार पर किया जा रहा है। वो महिला बांग्लादेशी है, लेकिन भारत में वह बीरभूमम में रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र ने कहा कि बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बेटे को भारत वापस लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र से मानवतावादी आधार पर इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एक गर्भवती महिला और उसके 8 वर्षीय बेटे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में बांग्लादेशी होने के संदेह में देश से निर्वासित कर दिया गया था, को भारत वापस लाया जाएगा। कोर्ट ने पहले केंद्र से मानवतावादी आधार पर उन्हें भारत लौटने की अनुमति देने पर विचार करने को कहा था। महिला और उसके बेटे को जून में दिल्ली से उठाया गया था और बांग्लादेश भेज दिया गया था, जहां उन्हें कथित अवैध प्रवासी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कथित तौर पर सोमवार को एक बांग्लादेशी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने पूछा था कि क्या भारत सरकार मानवतावादी आधार पर मां और बेटे को भारत लौटने की अनुमति देने पर विचार करेगी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज पीठ को सूचित किया कि गर्भवती महिला सोनाली और उसके 8 वर्षीय बेटे साबिर को भारत वापस लाया जाएगा। वो एक बांग्लादेशी है, लेकिन यहाँ उसका स्थान बीरभूमम, पश्चिम बंगाल का जो जिला है, में बताया गया है। एसजी ने कहा, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि महिला की भारतीय नागरिकता का दावा उसके माता पिता के साथ उसके जैविक संबंध को स्थापित करके निर्धारित किया जा सकता है। अगर वो पिता बोडू शेख के साथ अपने जैविक संबंध को स्थापित कर सकती है, तो वो भारतीय नागरिक होने का दावा कर सकती है और उसके माध्यम से बेटा भी भारतीय हो जाता है, उन्होंने कहा। पश्चिम बंगाल के बीरभूमम जिले के पैकर की रहने वाली सोनाली खातून को इस साल की शुरुआत में अपने पति और छोटे बेटे के साथ दिल्ली में हिरासत में लिया गया था, जब अधिकारियों ने उन्हें बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह था। उस समय वो गर्भवती थी और अब कथित तौर पर गर्भावस्था के 9वें महीने में है। उनकी हिरासत के लगभग 2 दिनों के भीतर परिवार को बांग्लादेश की सीमा पर ले जाया गया और वहां के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनके पिता बोडू शेख ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने माता पिता द्वारा शादी के समय दिए गए नकद और सोने के उपहार अपने पति से वापस मांग सकती है। ये फैसला मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत दिया गया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोगमे कपम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए है और इसका उद्देश्य तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान समानता की आकांक्षा रखता है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अदालतों को अपने फैसलों में
सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना चाहिए और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में एक जोड़े की शादी 2005 में हुई थी और 2011 में उनका तलाक हो गया था। महिला ने अपने पति से शादी के समय मिले उपहारों की वापसी के दावा किया था, जिसमें नकद और 30 भर सोना शामिल था। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की धारा 3 क्लॉ 1 में के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने माता पिता द्वारा दिए गए उपहार वापस मांगने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करने के लिए है। कोर्ट ने महिला की अपील को मंजूर करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट के फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें महिला को 7 लाख रुपए और 30 भर सोना देने का आदेश दिया गया था। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उन्हें अपने माता पिता द्वारा दिए गए उपहार वापस मांगने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 8 क्लॉज 8 के दूसरे प्रावधान का उपयोग करते हुए वी होटल्स लिमिटेड की जब्त संपत्तियों को उसके सफल समाधान आवेदक मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड को लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और पक्षों की सहमति पर आधारित है और इसे नजीर नहीं माना जाएगा। वी होटल्स लिमिटेड आईबीसी के तहत दिवाला प्रक्रिया में गया था और एनसीएलटी मुंबई ने मैक्रोटेक डेवलपर्स की समाधान योजना को मंजूरी दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में बरकरार रखा। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू करते हुए वी होटल्स की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में ईडी की कुर्की को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संलग्न संपत्तियों का स्थानांतरण प्रश्न पहले ही कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई धनराशि जमा करके किया जा चुका है। ऐसे में पीएमएलए की धारा 8 क्लॉज 8 के तहत संपत्ति एसआरए को लौटाई जानी चाहिए, विशेषकर जब वह सफल समाधान योजना के तहत कॉरपोरेट देनदार के स्थान पर आ चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा, यह आदेश केवल इस मामले की विशेष परिस्थितियों और पक्षों की सहमति के आधार पर पारित किया जा रहा है। सभी कानूनी प्रश्न भविष्य के मामलों के लिए खुले रहेंगे। कोर्ट ने आईबीसी की धारा 32A का हवाला देते हुए कहा कि कॉरपोरेट देनदार का नाम आरोपी सूची से हटाया जाए। पूर्व निदेशक और प्रवर्तकों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। धारा 32A का संरक्षण तभी लागू होगा जब एसआरए का पुराने प्रमोटरों से कोई संबंध ना हो और वो कथित अपराध से अर्जित धन का लाभार्थी ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच में कोई विपरीत तथ्य सामने आए तो ईडी समाधान योजना को चुनौती देने सहित कानून के अनुसार कदम उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी द्वारा समाधान योजना को दी गई किसी भी चुनौती का मुद्दा अब समाप्त हो गया है और एजेंसी का वी होटल्स या योजना में शामिल किसी संपत्ति पर कोई अधिकार या लियन नहीं बचता। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआरए द्वारा 2 जुलाई 2025 के कोर्ट आदेश के अनुसार जमा की गई राशि 2 सप्ताह में ब्याज सहित वापस की जाए। फैसला नजीर नहीं बनेगा। अंत में कोर्ट ने दोहराया कि आदेश केवल इस मामले की विशेष परिस्थिति और पक्षों की सहमति पर आधारित है और भविष्य के मामलों में इसका हवाला नहीं दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र स्लम एरिया रीडेवलपमेंट एक्ट 1971 के तहत स्लम प्रभावित प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने के लिए जमीन मालिक के विशेष कानूनी अधिकार को ओवरराइड करने के लिए राज्य के आवश्यक अधिग्रहण के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में ज्योति बिल्डर्स ने मुंबई के मलाड में मनोरंजन के मैदान के तौर पर रिजर्व 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के जरूरी अधिग्रहण की मांग वाली याचिका दायर की थी। बिल्डर ने तर्क दिया था कि स्लम रिहैबिलिटेशन
अथॉरिटी ने 2015 में जमीन खरीदने का आदेश दिया था और इस आदेश के आधार पर राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण करने का निर्देश देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर की याचिका खारिज कर दी और कहा कि जमीन मालिक को स्लम जमीन को रीडेवलप करने का कानूनी विशेष अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 की धारा 14 के तहत राज्य सरकार की जमीन अधिग्रहण करने की शक्ति जमीन मालिक के विशेष अधिकार के अधीन है। कोर्ट ने ताराबाई नगर को ऑफ हॉक सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में दिए गए अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब तक जमीन मालिक अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट करने को तैयार है, तब तक जमीन अधिग्रहण आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा कोर्ट ने विवादित प्लॉट पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी और कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एलकेमी डेवलपर्स, उसके वारसियों और असाइनियों को जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण न करने का निर्देश दिया। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि स्लम जमीन के मामले में जमीन मालिक के विशेष अधिकारों का सम्मान किया जाना आवश्यक है और राज्य सरकार की जमीन अधिग्रहण करने की शक्ति का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब जमीन मालिक अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो या जमीन का विकास करने से इनकार कर दे। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क होता है। You must have heard judges passing decrees and orders in the court, right? But do you know what is the difference between a decree and an order? Think of the decree like a final result of a match. It settles the main dispute. It tells you who won and who lost and what the court has finally decided. A decree is the formal expression of an adjudication that conclusively determines the rights of the parties in a suit. It can be preliminary or final and includes the rejection of a plaint but excludes the order of dismissal. But an order, it's a formal expression of any decision of the civil court which is not a decree. It's like a referee's decision during the match. It guides the process, controls the flow, but does not decide on the main issue. An order manages the matter. This is the step on the way. But a decree ends the matter. It is the final outcome. Do follow us for more such legal updates. फिलहाल कोर्ट साउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.